क्या सरकारी संस्थान ऐसे होते हैं पर्याप्त है? क्या आपको लगता है कि सरकारी स्कूल पर्याप्त है आपके हर एक बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं क्या? जहां पर सरकारी संस्थाएं काम नहीं कर पाती है, जैसे आपने देखा होगा अस्पताल जो है, जहां सरकारी अस्पताल लगातार आपको सेवाएं नहीं दे पाते, वहां पे बहुत सारे लोग प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं, ठीक है ना। वैसे स्कूल जो है कि बहुत सारे स्कूलों में जब एडमिशन कम हो पाता है, मतलब जगह कम रह पाती है, आपको लगता है कि क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं रह पाती, या जहां पे अप्रोच नहीं हो पाती सरकारी संस्थाओं की, ऐसी जगह में क्या होता है, बहुत सारे लोग संगठन बना के वहां पे स्कूल खोल लेते हैं, वहां पे अस्पताल खोल लेते हैं, और उद्देश्य ये रहता है कि हर व्यक्ति तक उस सुविधा का लाभ पहुंच सके। इस कारण से क्या होता है, एक और संगठन का गठन होता है, एक और समिति का गठन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनजीओ या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे संस्थान जो सरकार के नहीं है लेकिन उनका नियंत्रण, क्योंकि इस देश में जो भी काम होता है सरकार के अधीन होता है, उसी टाइप का एक संस्थान जो था एनजीओ यूएमसीए फाउंडेशन, जैसा डिटेल आपने बताया कि एनजीओ जो है यूएमसीए फाउंडेशन, उसका गठन किया गया और उसका उद्देश्य भी क्या था, जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, चाहे अपन स्वास्थ्य संबंधी बात हो जाए, चाहे रोजगार के संबंध में बात हो जाए, चाहे महिला संरक्षण के लिए महिला का क्या कहते हैं, जो अपन लिंग समानता की अपन बात करते हैं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, महिलाओं पुरुषों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए, एजुकेशन की बात करते हैं, इक्वलिटी की अपन बात करते हैं, या दूसरे जो भी कंसर्न रहते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए, स्वरोजगार के लिए, या जैसे हमारे नए बच्चे पढ़ के निकलते हैं 11वीं करते हैं, जब क्या कहते हैं कैरियर काउंसलिंग की जब बात आती है, या फिर जैसे कोरोना आया था, कोरोना में क्या गवर्नमेंट सर्वेंट हर जगह पहुंच जा रहे थे क्या? बहुत सारे स्वसहायता समूह या बहुत सारे ऐसे संगठन भी, एनजीओ ऐसे बहुत सारे थे जिन्होंने बहुत क्लोजली आके काम किया था, आपको बताया था कि कोरोना के समय क्या क्या करना चाहिए, मास्क आपको पहनना चाहिए, सैनिटाइजेशन आपको करना चाहिए, आपको डिफरेंट क्या कहते हैं दूरियां मेंटेन करके रखना चाहिए। तो उससे क्या होगा, जो सरकार जो चाह रही, सरकार की जो मंशा है लेकिन आपके तक नहीं पहुंचा पा रही किसी कारण से, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे किसी रोजगार की अपनी बात हो, उस उद्देश्य को, सरकार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसे जो संगठन जो अच्छा काम करते हैं उनको सरकार एक प्रकार सबसे पहले क्या काम करती है, रजिस्टर्ड करती है। ऐसा रजिस्ट्रेशन इस एनजीओ यूएमसीए फाउंडेशन को सरकार ने पहली चीज को किया। दूसरा विषय आता है ऐसे संगठन जो नियमित तौर पे अच्छा काम भी करते हैं, उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है, उसके साथ साथ उनका लेन देन बहुत अच्छा रहता है। देखिए जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं तो उनको सैलरी मिलती है उनके एम्प्लॉइज को, लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट रहते हैं उनको कौन देती है सैलरी? उनकी संस्था देती है। पर संस्था के पास भी पैसे कहां से आता है? संस्था जो रहती है, ऐसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं, गवर्नमेंट से विभिन्न एजेंसीज रहते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं। जैसे एक आता है सीएसआर, आपने सुना होगा कभी, है ना, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व, हाँ सामाजिक दायित्व रहता है। उसके तहत क्या होता है, कोई भी कंपनियां या कोई भी बड़े बड़े जो फर्म्स रहते हैं जो यहाँ से पैसे कमा रहे हैं, जैसे मॉइल है यहाँ पे पास में, आपने सुना होगा, मैंगनीज है, उको में एक ऐसी खदान है, ऐसे क्या कहते हैं आपके मलाजखंड में भी एक खदान है, ऐसे अलग अलग जो खदान है रहती हैं, या बड़ी बड़ी जो कंपनीज रहती हैं जो ये सोचते एक प्रकार से यहाँ से अर्निंग कर रही है बहुत सारे, तो उनका ये उनके लिए कंपलसरी रहता है, यदि आप यहां से कुछ खनन कर रहे हैं, कुछ उपयोग कर रहे हैं, कुछ पर्यावरण के प्रति आपने एक डिसबैलेंस कर रहे हैं, तो उनको सरकार को एक दान देना रहता है, सरकार को एक सहयोग करना रहता है, जिसको अपन कहते हैं कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर का मद रहता है। उस मद के तहत सरकार की जो ये जो रजिस्टर्ड संस्था रहती है, विभिन्न संस्था रहती है, उनको फंड आता है। तो ये पैसा कहां से मिलता है समझ रहे हैं आपको? एनजीओ को जो पैसा मिलता है सरकार से ही मिलता है, लेकिन उसका क्राइटेरिया रहता है कि जो संस्थान अच्छे काम करते हैं उनको ये पैसा मिलता है। अब बात आती है अच्छे बुरे में फर्क क्या है। जो संस्थान लगातार 5 साल तक अच्छा काम करते हैं, लगातार उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहता है, लगातार उनकी ऑडिट रिपोर्ट अच्छी रहती है, उनको अलग से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जो दूसरे नीति आयोग है, जो इसको आजकल देख रहे फार्म्स एंड रजिस्टर्ड सोसाइटी जो रहती है, वो इसको सर्टिफिकेट देते हैं, जिसको अपन बोलते हैं 12A और ATG का सर्टिफिकेट। मीटिंग आपने अटेंड किया होगा, जूम मीटिंग सामान्यतः सुबह दोपहर शाम 3 बार की मीटिंग होती है, उसमें अक्सरकर पटेल साहब बोलते हैं, राज पटेल साहब अपने जो हमारे यहाँ के स्टेट कोऑर्डिनेटर में अक्सरकर बोलते हैं 12A और ATG। किसी को समझ में आता है? बीच में चर्चा भी की थे उन्होंने कि ATG का सर्टिफिकेशन रहता है, उसका यही मतलब है कि ऐसे संस्थान जो सरकारी पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं, उसका कोई मिसयूज नहीं कर रहे हैं, तो सरकार उसको क्या देती है, एक प्रकार से सर्टिफिकेट देती है। अब बीच में बात आई थी कुछ लोग, सर जब मैं भी शुरुआत में जब रजिस्टर्ड हुआ था, बहुत सारे लोग जब रजिस्टर्ड होते हैं मुझसे पूछते हैं कि सर ये संस्था की वैलिडिटी क्या है, संस्था भाग गई तो, है ना। तो सबसे पहली चीज एक और प्रश्न आता है कि सर ये तो 1500 रुपए जमा करने वाला सर्कुलेशन वाला मनी मार्केट है। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों के प्रश्न, मतलब ये कई लोगों के जो एसोसिएट नए लोग जब जिनको आप बताते हैं उन्हें पूछा होगा, सर ये तो पैसे, हमारा पैसा हम ही को लौटा रही है, ऐसा कई लोग बोलते हैं, ये तो मनी रोटेशन है सर, आप पैसा जमा कर रहे हैं और फिर लोगों को बांट रहे हैं। तो आपको भी लगता है कि ऐसा मनी रोटेशन है? No. सबसे पहली चीज मैंने जैसे आपको कहा, ये संस्था ATG के तहत रजिस्टर्ड है, 12A और ATG के तहत रजिस्टर्ड है, तो सरकार ने इसको सर्टिफाइड किया हुआ है कि ये अच्छा काम कर रही है। तो और दूसरी चीज, वो जो पैसा आप देते हैं इसको संस्था को,
किस चीज का पैसा देते हैं मैडम? पैसे आपने दिए 1500 रुपए, किस चीज का दिए? और कोई बताएगा मुझे? अपनी सुरक्षा की। और कोई बताएगा सर? डोनेशन के लिए देते हैं संस्था को। डोनेशन देते हैं आप, सदस्यता की शुल्क नहीं है ये जो पैसा आप दे रहे हैं। आप मंदिर में जाते हैं, आपने पैसा वहां पर दिया, 11 रुपए दिए, 21 रुपए देंगे, जो आपकी श्रद्धा जितनी आपने लगती है अपने श्रद्धा से अनुसार दिया वहां पर। मंदिर में जाके दोबारा पूछते हैं कि आपने ये पैसा क्या किया? किसी को भी आपने पूछा कभी क्या? आपके घर में कोई भिखारी आया, कोई भिक्षुक आया, आपने उसको दिया 10 रुपए दिया, 5 रुपए दिया, आपने कभी उससे पूछा कि तूने क्या किया? क्या जिसको आप जानते भी नहीं है, क्या आपको पता है कि मंदिर के पैसे का क्या उपयोग होता है? क्या आपको पता है कि भिक्षुक उस पैसे का क्या उपयोग करता है? मैं नहीं कह रहा हूं कोई मिसयूज कर रहा होगा, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य क्या हम उससे पूछते हैं क्या? तो जब आप जीवन दान संस्था को आप दान करते हैं, उसके पहले सारी आपको मीटिंग, सारी प्लानिंग आपने उन्होंने बताया, क्या बताया? कि ये सरकार से मान्यता प्राप्त संगठन है, पहली चीज। दूसरा चीज 12A और ATG का सर्टिफिकेशन है, मतलब क्वालिटी के हिसाब से भी बेस्ट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहें या नीति आयोग जो कहें, या अपन कह सकते हैं इसको जो फंक्शन सोसाइटी, उन्होंने इसको सर्टिफाइड जब इसको किया है तो कुछ तो भरोसा देख के किया होगा ना उसका। अब दूसरी बात आती दान की, क्या भैया क्या प्रूफ है? मैं उसको मैंने आपको जैसा कहा ये तो दान है, आप उसको ये भी तो कह सकते नहीं आपने भीख दे दी हमको, या आप ये भी तो कह सकते हैं आपने मुझको क्या लिया, उधार लिया। आप कह सकते हैं मुझे दिया, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूं, लेकिन उसका प्रूफ क्या है कि डोनेशन है, क्या ये क्या कहते हैं आपको मैंने ऐसे दे दिया या कर्जे पे दिया या मैंने लोन दिया, क्या प्रूफ है इसका? किसी के पास कोई प्रूफ है? सर डोनेशन रसीद है मेरे पास। और किसी के पास है? आपने बहुत अच्छा कहा, जो भी आप पैसा देते हैं संस्था को, यदि आप इस सिस्टम को थोड़ा सा घुस के आप इसमें देखें, आप अपनी आईडी या पासवर्ड इसमें डालेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो भी आपने पैसा दिया 1500 रुपए का, उसकी आपको रसीद मिल जाएगी, बकायदा उसमें लिखा हुआ है डोनेशन रिसीप्ट। तो भैया मेरे जब आपने दान दे दिया, उसका कोई क्लेम करने का बनता है क्या? कोई टेंशन लेने का बनता है क्या? फिर बात आती है आपने क्लेम भी, आपने उसको दान भी क्यों किया? क्यों किया दान? आप शादी में जाते हैं किसी के, किसी बेटी के, किसी बहन के, किसी भतीजे की शादी में जाते हैं कि नहीं? तो वहां पर पैसे देते कि नहीं देते, कि फुकट में खा के जाते हैं? अब आप सोचिएगा कि ऐसा कोई नहीं होगा, मुझे लगता है कि 10-15 शादियों से ज्यादा जाता होगा साल में, ज्यादा ज्यादा 20 शादी में जाता होगा। लेकिन जीवन दान आपको ऐसा प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध करवाता है जहां घर बैठे बैठे हजारों बहनों को, हजारों बेटियों को आप शादी का एक प्रकार से जो दान जो रहता है कन्यादान के तहत 10 रुपए देंगे, 21 रुपए देंगे, 50 रुपए देंगे, जितनी आपकी क्षमता उतनी देने के लिए आपको एक मौका प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध करवाता है जीवन दान, जहां पुण्य का के साथ साथ आप ये सोचिए बहुत अच्छे से पैसे भी आप कमा सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम यदि हम देख रहे हैं कि जो संस्था या जो जीवनदान ग्रुप है ये बहन बेटियों के लिए आर्थिक सहयोग करता है, उनके शादी विवाह जो कन्यादान योजना के तहत जो कमजोर लड़कियां हैं, ये कहीं आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियां हैं, उनको यदि ऐसा यदि कोई दान करता है, उनको सहयोग करता है, तो क्या कोई गलत काम करता है संगठन का? दूसरी चीज, जैसे अभी ट्रेनिंग में आपको बताएं कि इमरजेंसी डोनेशन के अंतर्गत, इमरजेंसी क्या होता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, जब मुझे पैसों की जरूरत होगी तो सबसे पहले अपने दोस्त को पता करता हूं, दोस्त से पूछता हूं भाई पैसे हैं क्या कुछ? मुझे जब पार्टी करना होगा वो आ जाएगा भाई पार्टी दे दे। जब मैं कार खरीदूंगा तो क्या बोलेगा भाई नई कार पार्टी दे दे। या मान लो मेरा घर बन गया, मैं कोई अचीवमेंट करूंगा, ये आप सबके साथ होता है। जब अपने को कुछ उपलब्धि आती है, उपलब्धि होती है, लोग क्या बोलते हैं पार्टी दे दे, आज मेरा बर्थडे है, सब लोग एक बार हैप्पी हैप्पी बर्थडे बोलो। तो मेरा बर्थडे, बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किया कि भाई हैप्पी बर्थडे, मैं कहा थैंक यू भाई, पार्टी कब दे रहा है? मेरा मतलब यह है कि जब हम जब खुश रहते हैं उस समय सारी दुनिया हमारी हो जाती है। आपने अपनी लाइफ में आपने आजमाया होगा, लेकिन जब कभी आपको जरूरत पड़ेगी तब आप देख लो भाई मुझे यार कुछ 5,000 रुपए चाहिए, होगा क्या यार, मैंने अभी किसी को दिया हूं यार कसम से ना, नहीं तो तेरे को तो दे देता है, ऐसे बोलते ना यार मैंने अपनी बच्चे की फीस में दे दी यार, नहीं तो तेरे को तो मैं दे ही देता, तो कोई दूसरा है क्या यार, तू कल मांगना था ना, मैंने अभी वो सामान खरीद लिया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि 90% लोग, 95% लोग ऐसे रहेंगे जो यही कहेंगे कि भाई मेरे पास था पैसा, तूने कल क्यों नहीं मांगा। कहने का तात्पर्य मेरा, सुख में सब अपने होते हैं लेकिन दुख में कोई आपका नहीं होता। जीवनदान संस्था वो एक आपको प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाती है जब आपको ऐसी इमरजेंसी आई। एक तो मैंने कहा कि कन्याओं की शादी के वक्त एक बाप के लिए कहते हैं जितना पैसा हो उतना ही कम होता है शादी के लिए, जब उसकी बेटे की शादी होती है। आप उसको 1000 रुपए दे दो, उसको 500 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो,
उसके बहुत 100 रुपए उसको लाखों रुपए के बराबर होता है। एक सहयोग की आवश्यकता होती है। जब ऐसे बाप को एक शादी की आवश्यकता अपनी बिटिया के लिए, जीवन दान का कोई सदस्य उसके पीछे खड़ा रहता है कि चिंता मत कर, मैं हूं ना, कैसा लगेगा तो वो एक नेक काम करने का अवसर जो हमको जो देता है, जीवन दान हमको देता है, तो निश्चित तौर पे मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे जहां तक अभी लगता है 6 महीने के अंतराल में लगभग हजारों बेटियों को मैंने दान दे चुका हूं, हजारों बेटियों दान। तो क्या आप नहीं चाहेंगे आपको इतना पुण्य कमाने का अवसर मिल जाए? यस। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इसलिए मिला। तीसरी चीज मैंने कहा आपको कि यदि मान लो अचानक से एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, मेडिकल इमरजेंसी आपकी आ गई, आपका बच्चे का है जीवन, दूसरा एक और उन्होंने बताया था आपको इमरजेंसी फंड, अचानक से कहीं आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, पड़ोसी आपका देगा तो पैसा, आपका सगा भाई भी आपको पैसा देगा, लेकिन क्या बोलेगा? भाई मैंने तो 10,000 दिया था, कब तक लौटाएगा? सगा भाई भी बोलेगा साहब, नहीं बोलेगा लेकिन 2 महीने 3 महीने बाद कहेगा भैया वो पैसे आ गए तेरे पास, बिल्कुल बोलेगा। है कोई ऐसा तो कहता बिल्कुल नहीं पूछेगा करके? पूछेगा भाई तेरे पास पैसे आ गए कि नहीं आ गए, हो गए तो देख लेना यार, ये नहीं कहेगा फिर से, लेकिन पूछेगा। दोस्त भी कहेगा और भाई भी होगा सगा, आपने उससे 1 लाख लिया तो कितना लेगा वापस? वो 1 लाख पूरा ही ले। नहीं वो सगा भाई आपसे 50,000 ले लेगा। ना कोई दोस्त, ना कोई दुश्मन, ना कोई भाई, ना कोई रिश्तेदारी, जिसका पैसा वैसी अपनी यारी। लेकिन जीवनदान ग्रुप आपको एक ऐसा अवसर देता है। जीवनदान ग्रुप एक नहीं है, जीवनदान एक परिवार है जो आपको इमरजेंसी में साथ देता है, पैसे भी देता है, और जब वापस करना कहता है रख लेना, तेरे खर्च होंगे मुझे मालूम है, थोड़े से देना, मुझे थोड़े लौटा देना, कुछ तो तेरे खर्च हो गए होंगे एडमिनिस्ट्रेशन में आने जाने में, उसमें तो खर्च हो गए होंगे। 20% का डिस्काउंट देता है साहब। कौन देता है साहब? कोई हो तो बता दे, कोई यहां तैयार हो तो। अभी तो बिना ब्याज के देता है आपको। आप अपने दोस्त से बोलेंगे तो 2 महीने 3 महीने रुक जाएगा, फिर कहेगा अरे मेरे को ब्याज लगता है, ब्याज लग रहा है, कहीं मैंने बैंक से उठाया, भले ही उसके जेब से दिया होगा उसने पैसा, घर से पैसे दी होगी या दिया होगा, लेकिन क्या बोलेगा? अब मैंने बैंक लोन का था ना, मैंने उसका दिया था, ब्याज लग रहा भाई मेरे को, वो दे दे। और नहीं तो सेठ साहूकारों से ले लो तो 10%, 15%, कई बार मैंने सुना कि 20% तक लोग पैसा लेते हैं। ये जीवनदान परिवार आपको इन समस्याओं से जूझने से, उनसे निपटने के लिए आपको एक बहुत अच्छा अवसर देता है। कभी आपको यदि जरूरत पड़ती है, आप आराम से पैसे आप डिमांड कर दीजिए, अपने अपलाइन साहब एक बार बोलिए कि सर मुझे पैसों की आवश्यकता रहती है। सिस्टम से आप चलेंगे। देखिए सबसे पहले विश्वास भी तो चाहिए कि आप विश्वास पात्र आदमी है कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा? आप सिस्टमेटिक जैसे तरीका उसके हिसाब से यदि आप काम करते रहेंगे तो संस्था आपको न सिर्फ हजारों रुपए देगी, आपको लाखों रुपया, और एक समय बाद आपको करोड़ों रुपए देने का वादा संस्था अपने को करती है। और मुझे लगता है शायद यहाँ भी शायद अभी शायद 3 महीने नहीं होंगे, 3 महीने के बाद से आपको काफी सारे लोगों को पैसा मिलने लग गया होगा। बहुत सारे लोग ने दान भी दिया। लोन की भी मैंने बात की, लोन भी आपको बिना ब्याज के और सब्सिडी के साथ लोन संस्था दे रही। तो इतनी अच्छी चीजें चल रही हैं। अब इसमें बताइए, इसमें यदि मान लो आपका 1500 रुपए लेके कोई चला भी गया तो आपका कोई नुकसान होगा क्या? बहुत सारे लोग होंगे शराब पीते होंगे, मैं उसको बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, मुर्गा पार्टी तो करते ही होंगे बहुत सारे लोग। एक आध दिन बैठ जाओ, शाम को पार्टी करने 1000-1500 तो खर्च हो ही जाते ना। तो आप ये सोच लो एक नेक काम करने वाली संस्था को हमने दान कर दिया, इतना सोच के कर लो। अब यदि मान लो जिसने यहाँ पे भरोसा कर दिया कि मैंने नेक काम करने वाली संस्था को दान दिया हूं, वो वहां पर नहीं रुक सकता, वो फिर आगे काम करना शुरू कर देगा। क्या करना है? गुटखा कौन कौन खाता जी? मत बताओ, मेरी आदत है, मैं जब देखो हालांकि मैं नहीं खाता, लेकिन वो अच्छी बुरी चीज बात का विषय, जब मैंने देखा हूं लोग ऐसे गुटखा जैसे ही निकाले, बाजू वाला थोड़ा सा ले लेता कि नहीं लेता? कुछ लोग अच्छे लोग रहते हैं, वो गुटखा हाथ से निकालते हैं, ऐसे उसने निकाला ही खोला तो लेगा, तू भी ले रहा है क्या लेना? आपने देखा होगा जो भी खाते हैं उनकी आदत है, या तो खुद खाएंगे, बाजू वाले ने जैसे ही खोला पुड़ी ना भाई थोड़ी सी सुपारी दे दूंगा थोड़ी सी करके बोलने, या तो अपने उसने अपनी जेब से निकाला तो ले, तू ले रहा है। तो जब हम ऐसे ही स्थिति उसकी शराब पीने की भी, शाम को जब लोग पीते हैं अक्सर कर तो क्या बोलते हैं आज भाई मूड बन रहा है, चल आज हो जाए, है ना? होता है कि नहीं होता? या कोई पीने का होता था पर उससे बात चला भाई तू आज बहुत दिख रहा है, मजे में दिख रहा है, कुछ हो जाए शाम को पार्टी शार्टी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपको पता है कि शराब से लीवर खराब होता है? किस किस को पता है? सबको। भाई गुटखा खाने वाले किसने हाथ उठाया था उधर पीछे? सर खड़े जाएंगे, खड़े जाए सर, कोई बात नहीं, अच्छा बुरा अपना, वो तो खाने का शौक है तो शौक है। आपको पता है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है तंबाकू से, फिर भी आप खाते हैं सर? अपना दोस्त है कोई परिचित आपका, उसको जो गुटखा खाने वाला डॉक्टर है सर, उसको आप देते हैं कि नहीं? आप बिल्कुल देते होंगे जब भी आप खाते होंगे, और वो खाता था उससे मांगते होंगे नहीं मार उसका फोटो लेन सर। बैठ जाइए। क्या नाम बताए सर अपना? क्या बोले सर? नाम सर? डॉक्टर श्यामलाल। श्यामलाल डॉक्टर आपके बहुत
की बात ये है कि डॉक्टर साहब हाँ, डॉक्टर भी मतलब और ज्यादा जानते हैं वो। देखिए, कहने का तात्पर्य है कि हम जब जान रहे हैं कि जहर है ये, अपन शराब को, गुटखा को, तंबाकू को, बीड़ी को, सिगरेट को जान रहे हैं कि ये क्या है, जहर है, हानिकारक है, हमें कैंसर हो जाता है और कैंसर का कोई इलाज नहीं है। लीवर खराब आपका हो गया तो बर्बाद, एक बार लीवर सिरोसिस हो गई, डेवलप हो गई तो वापस नहीं आएगी, आपको लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, काट के दूसरा लीवर लगाना पड़ेगा। और बिरले ही लोग रहते हैं जिनके बच्चे अच्छे रहते हैं, हमारे लीवर ट्रांसप्लांट करके दे दो। अभी एक बिटिया का आया था मैसेज कि उसका पापा को सिरोसिस हो गई, उसने अपना बिटिया ने उसने लीवर उसको दिया अपने पापा को, मेरे पापा का ट्रांसफर मतलब अपना लीवर ले लें, और हालांकि वो उसकी डेथ हो गई, उसमें दोनों की डेथ हो गई, थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन अंदर ज्यादा हो गया, उसका इन्फेक्शन बढ़ गया, अलग इशू। मेरा कहने का तात्पर्य है हम सब जान रहे हैं कि जहर है, इससे नुकसान होता है, फिर भी हम शेयर करते हैं, गुटखा शेयर करते हैं, शराब शेयर करते हैं, बीड़ी सिगरेट हम लोग शेयर करते हैं, मांगते भी हैं और सामने वाले को देते भी, जहर बांटते हैं यार। तो जीवनदान जहर है क्या, अमृत है? अमृत। सोचना आपको है, क्या हमें जहर बांटने में शर्म लगती है? जब हम जहर बांटने में नहीं शर्माते, जब हम मौत बांटने में नहीं शर्माते, तो जीवनदान बांटने में क्यों शर्माना यार? किस बात का शर्माना, किस बात का डर? इतने ही ना 1500 रुपए उसको गारंटी पे देता हूं, मैं भी सुबह 2 लोगों को रजिस्टर्ड किया, मैंने कहा सुन 1500 रुपए दे, 1500 रुपया दे, मैं तेरा रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं, 1 हफ्ते तक रखना, यदि तेरे को लगता है कि नहीं जीवनदान पसंद नहीं, मैं तेरे को 1500 रुपए दे दूंगा। मुझे कॉन्फिडेंस है, मैंने जीवनदान को देखा है, बहुत क्लोजली देखा है, और बहुत लोग बिल्कुल जमीन से ऊपर तक कहते हैं ना उसको, फर्श से अर्श तक जाते हुए मैंने देखा है। हमारे जो, चलो खत्म करूं क्योंकि हमारे सीनियर बैठे हुए शरणागत साहब बैठे हुए हैं, शरणागत साहब की लाइफ हिस्ट्री जब आप जान लेंगे ना, तो आपको लगेगा यहां से नहीं सब छलांग लगा के कूद जाओ। कसम से लाइफ है शरणागत साहब की, आपको अभी मालूम नहीं है बहुत सारी किस लाइफ। मैं जो बात कर रहा हूं आपको कि अर्श से लेके फर्श और फर्श से अर्श उठने की किसी कोई कहानी यदि लाइफ मैंने देखा हो तो शरणागत साहब के रूप में मैंने देखा हूं। एक बार पूरा देखो, कुछ लोग कहते हैं